नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, NTA UGC नेट, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा के लिए हम जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नों के कठिनाई स्तर का। प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्नों का कठिनाई स्तर ज्ञात करना अति महत्वपूर्ण होता है और उसे हमें जान लेना आवश्यक है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैसे ज्ञात करते हैं। तो कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल किसी परीक्षण के किसी प्रश्न का कठिनाई स्तर उस प्रश्न को सही हल करने वाले छात्रों तथा कुल छात्रों का अनुपात होता है। देखिए, इसका सूत्र है DL यानी डिफिकल्टी लेवल इक्वल टू R/N। देखिए, R क्या है? सही हल करने वालों की संख्या, प्रश्नों को सही हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और N जो है वो है छात्रों की कुल संख्या। तो सही हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में छात्रों की कुल संख्या का भाग देते हैं और प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए अगर इसको प्रतिशत में ज्ञात किया जाए तो उसमें 100 का भाग दे देते हैं। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए उसमें 100 का भाग दे देते हैं, यानी R/N इंटू 100 कर देते हैं। अब देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी परीक्षण के एक पद को, किसी परीक्षण यानी परीक्षण नहीं बल्कि किसी प्रश्न या पद हम कहें, यदि किसी पद की परीक्षण सही है। यदि किसी परीक्षण के एक पद को यानी एक पद यानी प्रश्न, एक प्रश्न को 150 विद्यार्थियों के समूह में से 110 विद्यार्थियों ने सही हल किया, तो उस पद यानी प्रश्न का कठिनाई स्तर क्या होगा? तो अब देखिए, डिफिकल्टी लेवल इक्वल टू R/N इंटू 100। R क्या है? प्रश्न को सही हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 110। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 150। ये देखिए, 150 जो विद्यार्थी रैंडमली सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसी परीक्षा के स्तर वाले विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाता है और यादृच्छिक चयन उनका किया जाता है। तो ये होते हैं 150 विद्यार्थी, 110 सही हल किए और 150 जो है टोटल विद्यार्थी हैं। उनमें 100 का हम गुणा कर देते हैं, तो ये आता है, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया। अब 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी 110 दूना 220/3। अब 220 में 3 का भाग दे देते हैं तो ये आता है 73 पॉइंट कुछ आता है, राउंड फिगर में ही इसको हम लगते हैं 73। यानी इस प्रश्न का कठिनाई स्तर कितना आया? 73। अब देखिए, कठिनाई स्तर की भी एक मर्यादा होती है, कठिनाई स्तर का भी एक नियम होता है। प्रश्नों को प्रश्न पत्र में रखने का एक नियम है, वो ये है कि प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर हो वो 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 से कम हो जाता है तो प्रश्न ज़्यादा कठिन है, और 70 से ऊपर हो जाता है तो प्रश्न सरल है। यानी 70 से ऊपर विद्यार्थी जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं
वो प्रश्न बहुत सरल है और 40% से कम विद्यार्थी जिन प्रश्नों को हल करते हैं, जिस प्रश्न को हल करते हैं, उसका कठिनाई स्तर ज़्यादा होता है। तो कठिनाई स्तर जितना अधिक होगा, प्रश्न उतना ही सरल माना जाता है। और सबसे अच्छा प्रश्न वह माना जाता है जिसका कठिनाई स्तर 40 से 70% के मध्य हो। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, इस नियम में कुछ संशोधन हुआ, और संशोधन क्यों हुआ चलिए देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तव में छात्र को सही उत्तर नहीं पता है, फिर भी प्रश्न तुक्का मारने पर सही हो जाता है। अब देखिए, हमको कठिनाई स्तर जब ज्ञात करना है तो तुक्का का तो कोई सवाल ही नहीं। तुक्का तो जिससे नहीं बनता है उसका भी सही हो सकता है। ऐसे में प्रश्न का सही कठिनाई स्तर ज्ञात नहीं हो पाता है। इस त्रुटि से बचने के लिए एक सूत्र ये है। अब देखिए, आगे रिसर्च होता गया तो एक सूत्र ये प्रतिपादित किया गया, dl = r - w/k-1 इंटू 1/n। देखिए, r हम पहले से मालूम है, r क्या है? सही प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। w क्या है? गलत हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। k जो है वो है विकल्पों की संख्या। अब देखिए, विकल्पों का भी बड़ा महत्व होता है। जिस प्रश्न में ज़्यादा विकल्प हैं उनमें तुक्का मारना कठिन है, और जिन प्रश्नों में कम विकल्प हैं उसमें तुक्का मारना ज़्यादा सरल है। इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न का सूत्रपात किया गया। अब देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और उस पे हम काम करते हैं। देखिए, यदि किसी परीक्षण के किसी प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, उस प्रश्न को 150 विद्यार्थियों के समूह में से 110 विद्यार्थियों ने सही हल किया है, तो प्रश्न का कठिनाई स्तर क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम सूत्र वही जो अभी हमने चर्चा किया, dl = r - w/k-1 इंटू 1/n। अब देखिए, 110 क्या है? प्रश्नों को सही हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 40 क्या है? ये प्रश्न को गलत हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। और ये जो 4 है ये है विकल्पों की संख्या -1, और 1/150 यानी 150 क्या है? टोटल विद्यार्थी। अब इसको हल करते हैं। 110 ऋण 40/3, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 1/50। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। 1 का भाग देते हैं 3 में तो 3 आता है। 3 का गुणा करते हैं 110 में तो 330 आता है। 3 में जब 3 का भाग देते हैं तो 1 आता है। 1 में 40 का गुणा करते हैं तो ये 40 आता है, और इंटू 1/150। अब देखिए, 330 में 40 घटाते हैं तो 290 आता है। 290/30 गुणे 1/150, तो ये 0 कट गया, 1 0 ये कट गया, ये बचा 29/15 × 45, 29/45। और इसको जब भाग देते हैं तो ये आता है 0.64। अब इसको हम प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और आता है हमारा 64%। देखिए, वही प्रश्न है जिसको हमने पहले इसके हल किया, उसका कठिनाई स्तर आता है 73, और इस प्रश्न का वही प्रश्न है। और इस नियम से अगर हम करते हैं, जब विकल्पों का हम ध्यान रखते हैं, तो इसका कठिनाई स्तर कितना आ गया? 64%। अब देखिए, कुछ और कमियां थी। आगे चल के आगे पुनः रिसर्च हुआ, आगे और विचार उत्पन्न हुए, और उन विचारों को मद्देनजर रखते हुए फिर से सूत्र में संशोधन हुआ।
आइए देखते हैं उसमें क्या संशोधन हुआ और क्यों हुआ। तो अब ये देखते हैं पुनर्संशोधन इसका। अभी तक हमने जो प्रश्न बच्चों ने हल किया, उनमें जिन प्रश्नों को बच्चों ने सही किया है, उसके अतिरिक्त प्रश्नों को हम गलत प्रश्नों में गिन लेते थे। समझ में आ गया होगा आपके। अभी तक क्या करते थे हम कि जिन प्रश्नों को बच्चों ने हल नहीं किया है उनको हम गलत प्रश्नों में गिन लेते थे। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें हम गलत प्रश्न मान रहे हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को बच्चों ने समयाभाव के कारण देखा तक नहीं या हल करने की चेष्टा नहीं की। ऐसा होता है, लेकिन उनको हम क्या करते हैं, गलत प्रश्नों में गिन लेते हैं। जबकि ऐसा करने से भी कठिनाई स्तर प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चों ने उसको देखा ही नहीं तो पता नहीं उनसे बनता कि नहीं बनता। ऐसे में भी कठिनाई स्तर प्रभावित हो रहा है, तब दूसरा सूत्र प्रयोग होता है और उस सूत्र को हम देखते हैं। वो सूत्र ये है, dl इक्वल टू r माइनस डब्ल्यू अपान के माइनस 1 इंटू 1 अपान n माइनस एन आर। देखिए r क्या है, सही हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, w है प्रश्न को गलत हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, k है विकल्पों की संख्या, n है कुल विद्यार्थियों की संख्या और एन आर है विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने प्रश्न को हल करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न हम लेकर के चलते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि यदि किसी परीक्षण के किसी प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, उस प्रश्न को 150 विद्यार्थियों में से 110 विद्यार्थियों ने सही हल किया है और 5 विद्यार्थियों ने उस प्रश्न को हल करने की चेष्टा ही नहीं की, तब उस प्रश्न का कठिनाई स्तर क्या होगा। अब देखिए कठिनाई स्तर फिर से चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया गया है। अब ये देखिए डिफिकल्टी लेवल इक्वल टू r माइनस डब्ल्यू अपान के माइनस 1 इंटू 1 अपान n माइनस एन आर, वही सूत्र रखते हैं हम। अब देखिए 110 क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने प्रश्न को सही हल किया है। अब देखिए 35 जिन्होंने गलत किया है, वास्तविक रूप से गलत किया है। 110 और 135 कितना हो रहा है, 145 और 5 इसमें कम है। क्यों? क्योंकि 5 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने प्रश्न को देखा तक नहीं, प्रश्न को हल करने की चेष्टा नहीं की। वो प्रश्न हम इनसे निकाल देते हैं। तो अब सही गलत करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 35 है। 4 क्या है, ये विकल्पों की संख्या है -1 और ये 1 अपान 150 और -5 एन आर का मतलब विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने प्रश्न को हल करने की चेष्टा तक नहीं की। वो कैसे, कितने विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी। इनको हम अलग से रखते हैं एक सूत्र में। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 290/3 और ये है 1/145। 150 में 5 घटाएंगे तो 145 आएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं 290/145 में 3 का गुणा करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर आता है 0.67। अब जब इसको प्रतिशत में हम बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं और देखते हैं कि ये आता है 67। अब देखो कठिनाई स्तर यहाँ पर उसकी अपेक्षा, पिछले प्रश्न की अपेक्षा ये बढ़ गया। तो अब देखिए ये सबसे ज़्यादा संशोधित सूत्र है। ये इस नियम से हम ज़्यादा सही कठिनाई स्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने कठिनाई स्तर ज्ञात करने की विधि को जाना है।
किसी भी प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैसे ज्ञात किया जाता है, अभी हमने सभी विधियों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो ये लेसन है यहीं पे समाप्त होता है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो आज का स्टडी मटेरियल था निश्चित पसंद आया होगा। आप जान सके होंगे कि कैसे किसी प्रश्न का कठिनाई स्तर ज्ञात किया जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और अभी तत्काल भूलिएगा नहीं, अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए और आगे हमारे चैनल का आप लाभ ले सकें। तो दोस्तों पुनः हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।